देश भारत के खिलाफ बड़ा खेलने की तैयारी में है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास निवेश का न्योता देकर भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये वही कॉरिडोर है जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। तो क्या चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत को घेरने की साजिश रच रहे हैं? क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। We are the only guardian of the ocean. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. भारत के खिलाफ बांग्लादेश का षड्यंत्र। शी जिनपिंग के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस की नई चाल। चिकन नेक के नजदीक चीन को ऑफर। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जमीन तैयार कर दी है। बीते शुक्रवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान यूनुस ने चीन को भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक रणनीतिक नदी परियोजना में निवेश का न्योता दिया है। ये वही कॉरिडोर है जो भारत की मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. लेकिन यूनुस यही नहीं रुके। उन्होंने चीन की सरकारी कंपनियों को तीस्ता नदी के प्रबंधन में भी शामिल करने का न्योता दिया। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बात वक्फ बिल की, क्योंकि उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 2 अप्रैल को संसद में आ सकता है वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बिल पर चर्चा के बीच इस बार जबरदस्त सियासत हो रही है और कल ईद की नमाज के दौरान कई शहरों में कुछ लोग काली पट्टी बांधकर नमाज के लिए पहुंचे थे। ये काली पट्टी वक्फ बिल के विरोध में थी और इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर अच्छी चीज का विरोध होता है और वक्फ सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का माध्यम बन गया था। इसके साथ ही कहा कि वक्फ बिल से मुस्लिमों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या वक्फ ने मुसलमानों के लिए कोई कल्याणकारी काम किया है। तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ है। कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ बता रही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संसद में मौजूद ज्यादातर पार्टियां इस बिल के खिलाफ है, यानी सियासत लगातार जारी है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह
हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहां पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? अब जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को, तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसका। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन से राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुलेआम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद का अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपना देश का बदनाम करना ये कितना गलत बात है। कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का जमीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। पर वो बुलडोज किया जा रहा है। जो बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं। हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है, कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें झूठ बोल करके, ना इत्तफाकी करें, बदमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है।
सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। और कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संसद के मौजूदा सत्र में ही वक्फ बिल लाया जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर 12:30 बजे संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 2 अप्रैल को संसद में होने वाले कामकाज का समय निर्धारित होगा और इसी बैठक में वक्फ बिल की टाइमिंग भी तय होगी। देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है। मोदी सरकार 2 अप्रैल को संसद में बिल पेश कर सकती है। बिल का मुस्लिम संगठन समेत विपक्ष विरोध कर रहा है। वहीं AIM-PLB ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बिल का समर्थन न करने की अपील की। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है कि आपको एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है और आपको मुसलमान भी बड़ी तादाद में वोट देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। वहीं अजमेर दरगाह से चीफ ने वक्फ बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में संशोधन समय की मांग है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हो। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा JPC में ये बिल दिया। JPC ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले वही लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि बहुत सारे मौलाना भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होगा बिल कब पेश होगा। इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। हमने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली गई है। अब सरकार को ये कहा भी कि हम इसको बिल लेकर के आएंगे। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता में है। अगले 4 दिन में जब एजेंडा फिक्स कर देंगे तो सरकार बिल लेके आएगी, पास होगी। ईद के मौके पर वक्फ का विरोध करने वालों पर BJP नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर सियासत करनी है तो जंतर मंतर जाइए। मस्जिद इबादत की जगह है, सियासत की नहीं। इबादत में सियासत की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको सियासत करना है तो जाओ जंतर मंतर। मस्जिद में आगे काला पट्टी बांधना ये इबादत नहीं है, ये सियासत है, क्योंकि गुमराह कर रहे हो सरकार के खिलाफ। वक्फ संशोधन बिल संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के चलते बिल को JPC के पास भेज दिया गया। वक्फ बिल को लेकर BJP सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में JPC गठित की गई थी। अब इसे संशोधन के साथ 2 अप्रैल को सदन में फिर से पेश किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए 12 से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग यानी जलदाय कार्यालय पर ताला लगा दिया और बीते 1 महीने से कई वार्डों में पानी की किल्लत से महिलाएं जूझ रही हैं। पानी की टंकी न भरने से पानी की समस्या लगातार आ रही है। वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 22 की परेशानी के परेशान जनता प्रदर्शन कर रही है। लंका कॉलोनी पानी की टंकी ना भरने के चलते ये समस्या आ रही है। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जलदाय कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर महिलाएं और पुरुष वहां पर देखिए धरने पर बैठ गए हैं। गुस्साई महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर ताला जड़ दिया है। अप्रैल में पानी की किल्लत से महिलाओं का गुस्सा अब फूट चला है, क्योंकि अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, अभी मई जून पूरा बाकी है और इसमें अभी गर्मी की शुरुआत में इस तरह से पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में
कितनी ज्यादा इनको गर्मी, भीषण गर्मी से जूझना पड़ेगा। और इसी को लेकर गुस्साई महिलाओं ने जितनी जलदाय विभाग के कार्यालय पर ताला जड़ दिया है और प्रदर्शन कर रही हैं। आज से 1 से 1.5 महीने पहले हमने उप जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। उस आधार पर हमारे पीएचडी के एक्शन साहब वहाँ पहुँचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस लाइन को चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक उनसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये धरना दूसरी बार है जो पीएचडी विभाग में हमारे वार्डों ने दिया है। इनसे कुछ होता नहीं है। गड्ढे किए, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर भी पानी नहीं आया और लगभग आधी से ज़्यादा लंका कॉलोनी में पानी की व्यवस्था खराब है। आज क्यों ताला लगाया आपने? हमारे यहाँ पानी नहीं आता। हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में 21 वार्ड है, उसमें पानी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। 3-4 महीने हो गए। 2-3 बार इनको समझा भी दिया, कह भी दी, तब भी कोई इन्होंने समाधान नहीं करा उस चीज का। और औरंगजेब विवाद पर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का मुद्दा बेवजह उठाया गया है। उसकी मृत्यु यहां हुई तो कब्र यहां बनी। जिसकी श्रद्धा है वो उस कब्र पर जाए। भैयाजी जोशी ने कहा कि हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। तो आरएसएस नेता भैया जी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है औरंगजेब पर, क्योंकि औरंगजेब पर आपने देखा कि किस तरह से सियासी तलवार खिंच गई है। यानी कि औरंगजेब को लेकर किस तरह से विवाद मचा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली में हो, इसका शोर हर जगह सुनाई दे रहा है। और उसको लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट आरएसएस की तरफ से पास किया गया। चलिए अब बात जम्मू कश्मीर के कठुआ से करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। और इस मुठभेड़ में एक और आतंकी को हमारी सेना ने मार गिराया है। कठुआ में 9वें दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है और खबरों के मुताबिक अभी इलाकों में 3 से 4 आतंकी छिपे होने की खबर सामने आ रही है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर रखा है। वहीं सीआरपीएफ और के एडीजी ने एनकाउंटर वाली जगह पहुंचकर अपडेट भी ली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 9 दिन से आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने 28 मार्च को भी 5 आतंकियों को मार गिराया था। मतलब अब तक कठुआ मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, 5 उस दरमियान और आज 1। और कठुआ के जंगलों में अब भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है।